हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैन सुपरवाइज़र का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि दोस्तों हमारा जो टारगेट है 90 दिन में 90 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना। जैसा कि दोस्तों प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो दोस्तों 5वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, हमने 4 सेट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन चारों के जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी जाता है। तो पहला ऑप्शन है 282 दिन का, 310 दिन का, 150 दिन का कि 62 दिन का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। गाय का जो गर्भकाल है कितने दिनों का होता है, 282 दिन का होता है। ठीक है, अगर बात करें कि भैंस का, बकरी का जो है गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो दोस्तों जो भैंस है उसका होता है 310 दिन का। ठीक है, और अगर बकरी की बात करें तो बकरी का जो गर्भकाल है कितने दिनों का होता है, 150 दिनों का होता है। ठीक है, और जो 62 है वो दोस्तों बिल्ली का होता है। ठीक है, बिल्ली का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 62 दिनों का होता है। ठीक है, अगर बात करें कि भेड़ का, ठीक है, भेड़ का, खरगोश का जो है गर्भकाल कितने दिनों का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है सूअर का। ठीक है, काफ़ी पूछा भी जाता है। फिर उसके बाद है जो है ऊँटनी का, ऊँटनी का, फिर उसके बाद जो है घोड़ी का। ठीक है, काफ़ी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भेड़ का जो है गर्भकाल कितने दिनों का होता है। भेड़ का होता है 145 से 147 दिन का। ठीक है, कितना, 145 से 147, कहीं कहीं पर आपको जो है 148 भी देखने को मिल सकता है। फिर बात करें खरगोश का, तो खरगोश का जो है 32 दिन का होता है। कितना, 32 दिन का होता है। ठीक है, अगर सूअर की बात करें तो सूअर का जो है 114 दिन का होता है। और ऊँटनी का जो है सबसे लंबा जो है गर्भकाल होता है, कितना होता है, 390 से 410 दिनों का। कितना, 390 से 410 दिनों का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें कि घोड़ी का जो है गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो जो घोड़ी है उसका जो है 341 दिन का। कितना होता है, 341 दिन का होता है। ठीक है, तो हमने देखा भैंस का 310 दिन होता है, बकरी का 150 दिन होता है, भेड़ का 140, 145, 147 दिन, खरगोश का 32 दिन, सुअर का 114 दिन, ऊँटनी का 390 से 410 दिन का, और घोड़ी का जो है 341 दिन का गर्भकाल होता है। ठीक है, यहीं पर देखते हैं बिल्ली का 62 दिन का होता है, प्लस कुतिया का भी जो है 62 दिन का जो है गर्भकाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लें, कुतिया बिल्ली का जो है सेम होता है। ठीक है, 62 दिन का। गाय का जो है एक 282 दिन का, कहीं कहीं पर आपको जो है 280 दिन भी देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि कर्ण फ्रीज गाय की नस्ल किन दो नस्लों के क्रॉस से जो है तैयार की गई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है होलिस्टीन फ्रीजियन और साहिवाल के क्रॉस से, ऑप्शन बी है होलिस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर के क्रॉस से, ब्राउन स्विच और साहिवाल के क्रॉस से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, होलिस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर के क्रॉस से जो है करण फ्रिज गाय की जो नस्ल है तैयार की गई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बात करें कि फ्राइज फ्राइज वाल जो है किसका क्रॉस है, तो देखो होल्स्ट फ्रीजियन और साहिवाल के क्रॉस से जो है फ्राइज वाल नस्ल गाय की तैयार की गई। कौन सी, यहाँ पर लिखते हैं फ्राइज वाल। ठीक है, गाय की नस्ल है, होल्स्टीन फ्रीजियन और साहिवाल के क्रॉस से तैयार किए गए हैं फ्राइजवाल नस्ल। ठीक है, फिर उसके बाद है ब्राउन स्विच और साहिवाल के क्रॉस से जो है करण स्विच जो है नस्ल तैयार की गई। कौन करी गई, करण करण स्विच स्विस। ठीक है, ये जो नस्ल है
ब्राउन स्विच और साहिवाल स्विच के क्रॉस से तैयार की गई है, ठीक है। और कर्न फ्रिज जो गाय की नस्ल है उसका जो क्रॉस है क्या है, होल्स्टीन फ्रीजियन और थारपारकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी की सेरिकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, ठीक है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगर बात करें कि शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी क्या कहलाता है, यहाँ पर नोट करते हैं, काफी पूछा भी जाता है शैवालों का अध्ययन, ठीक है, फाइकोलॉजी। और घासों का अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी, ठीक है। घासों का अध्ययन क्या कहलाता है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। और सेरिकल्चर में आप जानते हैं रेशम कीट का पालन, ठीक है। किसका, सेरिकल्चर में रेशम कीट का पालन, ठीक है। रेशम कीट का पालन, ठीक है, किसके अंतर्गत किया जाता है, सेरिकल्चर के अंतर्गत। और देखते हैं एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन, देखते हैं काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एपीकल्चर में केचुआ पालन, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन, वर्मी कल्चर में केचुआ पालन, सियोलॉजी में चाय की खेती की जाती है, और पीसी कल्चर में मछली पालन, और सीरियोलॉजी में फसल चक्र का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहला एपीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, मधुमक्खी पालन का, मधुमक्खी पालन, ठीक है, एपीकल्चर में। फिर उसके बाद जो है वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में केचुआ पालन, ठीक है। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, केचुआ का, ठीक है, केचुआ पालन, ठीक है, केचुआ पालन। फिर उसके बाद है सियोलॉजी में जो है चाय की खेती करते हैं, सियोलॉजी, सियोलॉजी में चाय का चाय की खेती का अध्ययन, सियोलॉजी, ठीक है, चाय की खेती का अध्ययन, ठीक है। और मोरी कल्चर में जो है शहतूत की खेती का अध्ययन करते हैं। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकोलॉजी में जो है कवक का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है CRI कहाँ स्थित है, CRI कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कटक में। कहाँ है, कटक में स्थित है, ठीक है। अगर बात करें कि CRI का जो फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर लिख देते हैं सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। CRI का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है, कटक उड़ीसा में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में। कब हुई थी, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद है क्रीडा, काफी पूछा जाता है, ठीक है। तो क्रीडा कहाँ है, हैदराबाद में। और आई देखो यहाँ पर लिखते हैं क्रीडा, क्रीडा, ठीक है, क्रीडा कहाँ है, हैदराबाद में आपका, ठीक है। और क्रीडा की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। फिर उसके बाद है मनीला में आपका क्या है, IRRI, यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है, मनीला, फिलीपींस में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में। कब हुई थी, 1960 में, ठीक है। इसकी स्थापना 1960 में। फिर उसके बाद है आपका एक आता है IISS, IISS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस। ये कहाँ है, ये है तुम्हारा भोपाल में। कहाँ है, भोपाल, ठीक है, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। काफ़ी पूछा भी जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा है CRI कहाँ है? कटक में। हैदराबाद में क्या है? क्रीडा। और IRRI कहाँ है? मनीला में। और IISS कहाँ है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत का पहला KVK कहाँ खोला गया? भारत का पहला KVK कहाँ खोला गया? तो पहला ऑप्शन है फतेहपुर में, दूसरा पेंदुचेरी में, तीसरा आगरा में, ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेंडुचेरी में जो है भारत का पहला KVK खोला गया था, ठीक है। अगर बात करें कि यूपी का पहला KVK कहाँ खोला गया, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं यूपी का पहला KVK कहाँ खोला गया, तो ये आपका खोला गया सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला KVK, ठीक है। अगर बात करें कि KVK की स्थापना कब हुई, तो इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? 1974 में, ठीक है। कब हुई थी? 1974 में पहला KVK जो है पेंडुचेरी में खोला गया था। अगर बात करें कि टोटल KVK कितने हैं, टोटल KVK, ठीक। तो टोटल जो KVK हैं कितने हैं? 731 जो हैं टोटल KVK हैं, ठीक है। अगर बात करें कि KVK की जो स्थापना है किस समिति के द्वारा की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है मोहन सिंह मेहता कमेटी के द्वारा जो है KVK की स्थापना की गई थी। मोहन सिंह मेहता, ठीक है। मोहन सिंह मेहता कमेटी के द्वारा जो है KVK की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। पहला KVK पेंडुचेरी में 1974 में खोला गया और यूपी का पहला KVK कहाँ खोला गया? सुल्तानपुर में, ठीक है। टोटल कितने KVK हैं? 731 जो है KVK हैं, ठीक है। यानी KVK यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र। KVK का फुल फॉर्म क्या होता है? कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि प्रजनक बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? क्वेश्चन है कि प्रजनक बीज पर कौन सा टैग लगा होता है। ये दोस्तों क्वेश्चन AGT में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जो पेपर भी 9 अगस्त को हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्डन येलो टैग किसमें प्रयोग होता है। तो जो प्रजनक बीज में टैग होता है कौन सा होता है? गोल्डन येलो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगर बात करें कि व्हाइट टैग, ठीक है, व्हाइट टैग जो है किसमें लगता है, ठीक है। तो व्हाइट टैग जो है फाउंडेशन सीड में, किसमें? फाउंडेशन सीड में जो है व्हाइट टैग लगा होता है, ठीक है। फिर बात करें कि पर्पल कलर का जो टैग है किसमें होता है? रजिस्टर सीड में। ये भी दोस्तों क्वेश्चन टीए में पूछा गया था कि पर्पल जो कलर का टैग है किसमें लगा होता है, तो ये लगा होता है रजिस्टर सीड में। किसमें लगा होता है? रजिस्टर्ड सीड में, ठीक लगा होता है। तो एक होता है आपका ब्लू, ठीक है। जो ब्लू होता है वो सर्टिफाइड सीड में टैग लगता है, ठीक है। टैग एक होता है ब्लू किस में लगता है? सर्टिफाइड सीड में। सर्टिफाइड सीड में टैग कौन सा होता है? ब्लू टैग होता है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग थे उसके बारे में, ठीक है। अगर बात करें कि न्यूक्लियस सीड में जो है जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी जो है 100% होती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा और इसके बारे में जो है डिस्कस करते हैं क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले देखते हैं सीड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, या सीड का जो है क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया गया है। तो सीड की जो है 5 क्लासेस हैं, ठीक है, 5 क्लासेस में से बांटा गया। पहला है न्यूक्लियस सीड, जिसे जो है पादप प्रजनन द्वारा तैयार किया जाता है। पहला क्या है, न्यूक्लियस सीड, ठीक है। न्यूक्लियस सीड में जो है जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी जो है, प्योरिटी कितनी होती है, 100%, ठीक है। जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी जो है 100% होती है। न्यूक्लियस सीड से जो है ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है। कौन सा, ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है। ब्रीडर सीड में भी जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी जो है 100% होती है, ठीक है। और ब्रीडर सीड में जो टैग है कौन सा होता है, गोल्डन येलो कलर का जो है टैग होता है। फिर उसके बाद आता है आपका फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड में जो जेनेटिक प्योरिटी है कितना होता है, 99.5%, और फिजिकल प्योरिटी इसमें जो है 98% होती है। और फाउंडेशन सीड का जो टैग होता है वाइट कलर का होता है। फाउंडेशन सीड को ही मदर सीड कहते हैं, ठीक है। फाउंडेशन सीड यहाँ पर लिख देते हैं, फाउंडेशन सीड, ठीक है। फाउंडेशन सीड को जो है मदर सीड भी कहते हैं, ठीक, क्या है, मदर सीड भी कहा जाता है। तो देखते हैं, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 कि संतरा का वनस्पतिक नाम क्या है। संतरा का वनस्पतिक नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है सिट्रस रेटिकुलेटा, ऑप्शन बी है केरिका कैरेंडस, ऑप्शन सी है सिट्रस साइनेंसिस, ऑप्शन डी है सिट्रस ओरेंटिफोलिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। संतरे का जो बॉटिकल नेम है वो क्या है, सिट्रस रेटिकुलेटा, ठीक है। क्या है, सिट्रस रेटिकुलेटा जो है संतरा का बॉटिकल नेम है, ठीक है। अगर बात करें कि केरिका कैरेंडस, केरिका कैरेंडस किसका है, ये जो है करौंदा का साइंटिफिक नेम है। किसका है, करौंदा का साइंटिफिक नेम है। फिर उसके बाद है सिट्रस साइनेंसिस, ये जो है मौसमी, किसका है, मौसमी का जो है वनस्पतिक नाम है। फिर उसके बाद है सिट्रस ओरेंटिफोलिया, ये किसका है, ये नींबू का वनस्पतिक नाम है, ठीक है। नींबू का जो है बॉटिकल नेम है, ठीक है। अगर बात करें संतरा के बारे में, तो संतरा का की जो फैमिली है, इस संतरे की क्या फैमिली है, तो इसकी जो फैमिली है वो है रूटेसी। क्या है, इसकी जो फैमिली है वो है रूटेसी, ठीक है। अगर गुणसूत्र की बात करें तो इसमें 2n बराबर कितने, 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। कितने पाए जाते हैं, 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसका जो ओरिजिन प्लेस है क्या है, वो है चीन। क्या है, चीन इसका जो है ओरिजिन प्लेस है, ठीक है। और इसमें जो प्रवर्धन है, संतरा में जो प्रवर्धन है किसके द्वारा किया जाता है, तो इसमें जो प्रवर्धन है टी बडिंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, टी बडिंग के द्वारा, ठीक है। टी बडिंग के द्वारा जो है इसमें प्रवर्धन किया जाता है। तो हमने क्या देखा, संतरा का जो वनस्पतिक नाम क्या है, सिट्रस रेटिकुलेटा, इसकी फैमिली रूटेसी और 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। संतरे का जो ओरिजिन प्लेस है वो चीन है, इसमें जो प्रवर्धन है टी बटिंग के द्वारा किया जाता है। और नींबू का जो बॉटिकल नेम है क्या है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, और मौसमी का जो बॉटिकल नेम है सिट्रस साइनेंसिस, और करौंदा का जो बॉटिकल नेम है वो है केरिका कैरेंटस, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भिंडी का पत्ती धब्बा रोग किसके कारण होता है। भिंडी का पत्ती धब्बा रोग किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कवक के द्वारा। किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा जो है इसमें पत्ती धब्बा रोग होता है, ठीक है। अगर बात करें भिंडी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, भिंडी में गुणसूत्र, तो इसमें जो गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 130 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि आंवला में इंटरनल निक्रोसिस किस तत्व की कमी के कारण होता है। आंवला में इंटरनल निक्रोसिस जो विकार है किस तत्व की कमी के कारण होता है।
पहला ऑप्शन है बोरान की कमी के कारण, ऑप्शन बी है मोलिब्डेनम की कमी के कारण, ऑप्शन सी है सल्फर की कमी के कारण, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम की कमी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोरान की कमी के कारण जो है आंवला में इंटरनल निक्रोसिस रोग देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करें कि आंवला और आम, अगर पूछे आम का निक्रोसिस, ठीक है, आम में भी जो है इंटरनल निक्रोसिस जो रोग है बोरान की कमी के कारण होता है। ठीक है, और मोलिब्डेनम की कमी के कारण फूलगोभी में भी पटेल बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, अरबी भाषा, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हॉर्टिकल्चर जो है कैसा है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर बात करें कि ग्रीक भाषा के शब्द कौन कौन से, तो देखो ग्रीक में आता है आपका एग्रोनॉमी, इंटमोलॉजी, पेडोलॉजी। कौन सा? एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी, फिर उसके बाद आपका आता है इंटमोलॉजी, इंटमोलॉजी, और ग्रीक में आपका आता है पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी, ये किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। और लैटिन, देखो लैटिन आपका है हॉर्टिकल्चर है, ठीक, हॉर्टिकल्चर है, फिर आपका सॉयल साइंस है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है एग्रीकल्चर। ठीक है, सॉयल साइंस के बाद आपका एग्रीकल्चर, ये लैटिन भाषा के शब्द है। देखो जिस शब्द के अंत में लोजी या नोमी आए, क्या है, जिस, यहाँ पर लिख देते हैं इसको साफ करके, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में लोजी और नोमी, ठीक है, लोजी और नोमी आए, तो वह सभी जो है ग्रीक शब्द के हैं। ठीक है, वे सभी कैसे हैं? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ठीक है, ग्रीक शब्द हैं, यानी कि जिसके भी अंत में लोजी या नोमी शब्द आए तो वो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इसमें एक अपवाद है पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी जो है कैसा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसमें अपवाद लिख लेते हैं, अपवाद काफी पूछा जाता है। अपवाद में है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि सेब में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? सेब में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है 42, 34, 24, 130। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेब में जो है 34 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 34 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर बात करें कि 42 गुणसूत्र किन में पाए जाते हैं, तो देखो दोस्तों 42 जो है आपका गेहूं में कितने पाए जाते हैं? 42 पाए जाते हैं। फिर उसके बाद काजू में गुणसूत्र 42 पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें कि 24 जो है गुणसूत्र किन फसलों में पाए जाते हैं, तो 24 जो आपका टमाटर है, टमाटर, बैगन, मिर्च में कितने? 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चावल में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और कुसुम में भी जो है 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद आपका है खरबूजा। ठीक है, क्या है? खरबूजा में भी जो है 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर अगर बात करें कि 2n बराबर 130 पाए जाते हैं भिंडी में। ठीक है, भिंडी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 130 पाए जाते हैं। अगर बात करें कि 2n बराबर 40 जो है किन में पाए जाते हैं, तो आम में, जामुन में, कद्दू में, सोयाबीन में, मूंगफली में। आम में कितने? 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं।
जामुन में 40 पाए जाते हैं, कद्दू में भी जो है 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद आपका है सोयाबीन। सोयाबीन में भी जो है आपके कितने 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। सोयाबीन में 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद आपका है मूंगफली। मूंगफली में भी जो है 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सेब में 34 गुणसूत्र पाए जाते हैं, गेहूं और काजू में 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं, टमाटर, बैगन, खरबूजा, मिर्च, चावल और कद्दू में जो है 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं, भिंडी में 130 पाए जाते हैं, आम, जामुन, कद्दू, सोयाबीन, मूंगफली में 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्न में से पर परागित फसल का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है गेहूं चावल, ऑप्शन बी है ज्वार कपास, ऑप्शन सी है मक्का बाजरा, ऑप्शन डी मटर और टमाटर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मक्का और बाजरा जो है परपरागित फसल है। कैसी है? परपरागित फसल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं परपरागित फसल कौन सी है, स्वपरागित कौन सी है, और आपका जो है ऑफन यानी कि प्रायः परपरागित फसलें कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं स्वपरागित फसलें यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। तो सबसे पहले देखते हैं स्वपरागित फसलें, ठीक है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी पूछा भी जाता है, ठीक है। स्वपरागित फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें सबसे पहला आपका आता है गेहूँ, चावल, जौ, टमाटर, मटर, लोबिया, मेथी, आलू। कौन कौन सा आता है यहाँ पर आप भी जो है मेरे साथ नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन कौन कौन सी होती है? गेहूँ है, चावल है, जौ है, जौ के बाद टमाटर है, मटर है, ठीक है। टमाटर, मटर, उसके बाद मेथी है, आलू है। मेथी, आलू और आपका लोबिया, ठीक है। ये सभी कैसी हैं? इसमें जो पॉलिनेशन है कैसा होता है? स्वपरागित यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। ये हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन किन में होता है? गेहूं में होता है, गेहूं, चावल, जौ, मटर, टमाटर, लोबिया, मेथी, आलू, ठीक। इनमें सब में जो है स्वपरागित होता है, ठीक है। अब देखेंगे परपरागित फसलें कौन कौन सी होती हैं। पहला आपका है मक्का बाजरा, फिर इसमें आपका आता है कुकुर बिटेसी, जितने भी हैं, ठीक है। परपरागित में आपका आता है कुकुर बिटेसी की सभी फसलें, ठीक है। फिर इसमें आपका आ जाता है गाजर और मूली, ठीक है। गाजर और मूली, ठीक है। और इसमें आपका आ जाता है कोल क्रॉप्स, जितनी भी कोल क्रॉप्स हैं वे सभी कैसी हैं? परपरागित हैं, ठीक है। कोल क्रॉप्स, ठीक है। कोल क्रॉप ये सभी जो कैसी हैं? परपरागित फसलें, ठीक है। तो हमने देखा स्वपरागित फसलें कौन कौन सी होती हैं, परपरागित फसलें कौन सी होती हैं, और एक इसमें होती हैं प्रायः परपरागित, जिसे कहते हैं ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड, ठीक है। ऑफ्टन क्रॉस वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है प्रायः परपरागित फसलें, प्रायः परपरागित फसलें कौन कौन सी होती है? इसमें आपका जो है आता है ज्वार, कपास, अरहर, ठीक है। ज्वार, कपास, अरहर, भिंडी, बैगन, ठीक है। और इसमें आता है आपका भिंडी, बैगन और आपका जूट, तमाकू, ठीक है। और इसमें आपका आता है
जूट, तंबाकू, ठीक है। तो ये आपकी हो गई परपरागित फसलें, स्वपरागित फसलें और प्रायः परपरागित फसलें। तो एक बार जो है इसका क्विक रिवीजन करते हैं, ध्यान आप लोग जो है ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप कौन कौन सी होती है। स्वपरागित, तो स्वपरागित में आपका आता है गेहूं, चावल, जौ, मटर, टमाटर, लोबिया, मेथी, आलू, ये सभी जो कैसी हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप है। फिर उसके बाद आता है प्रायः परपरागित फसलें, जिसे ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है, पॉलिनेटेड कहा जाता है। इसमें आपका आता है ज्वार है, कपास है, अरहर है, भिंडी है, बैगन है, कुसुम है, जूट है, तंबाकू है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन किन फसलों में होता है, तो मक्का हो गया, बाजरा हो गया, कोल क्रॉप्स हैं, कुकुरबिटेसी की जितनी भी क्रॉप हैं सब जो है परपरागित जो है परागण होता है, ठीक है। फिर कुकुरबिटेसी के बाद गाजर आ गया, मूली आ गया, ठीक। ये सभी कैसी हैं, ये सभी आपकी जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉपें हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि मृदा दिवस जो है कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर, 5 नवंबर, 5 अक्टूबर कि 5 जून। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 दिसंबर को जो है मृदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, मृदा दिवस मनाया जाता है। मृदा दिवस से एक योजना संबंधित है जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। काफ़ी पूछा जाता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब आया था, तो ये दोस्तों आया था 19 फरवरी सन 2015 को, ठीक है। 19 फरवरी सन 2015 को जो है इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। और एक पूछता कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब मनाया गया, तो इंटरनेशनल सॉइल ईयर जो है सन 2015 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, सन 2015 में मनाया गया था। और अगर पूछे इसकी जो थीम थी क्या था, इसकी जो थीम थी क्या था, तो इसकी जो थीम थी स्वच्छ धरा खेत हरा। क्या था थीम इसकी जो था, स्वच्छ धरा खेत हरा, इसका जो था नारा था, या आप कह सकते इसका जो है थीम थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कि गेहूं में आधारी बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं। गेहूं में आधारी बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, तो पहला ऑप्शन है 3 मीटर, 5 मीटर, 50 मीटर कि 20 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 मीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं, 3 मीटर जो है दूरी रखते हैं। तो देख लेते हैं कि जो फाउंडेशन सीड में जो दूरी है, आइसोलेशन के लिए जो दूरी है कितनी रखी जाती है, ठीक है। तो देखते हैं आधारी बीज में जो है पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है। तो देखो आपका 3 मीटर किन में रखा जाता है, उन फसलों को जो है यहाँ पर हम देखते हैं। जैसा आपका गेहूं हो गया, गेहूं में 3 मीटर रखते हैं आधारी बीज के लिए, ठीक है। फिर देखो गेहूं हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली, फिर जई, सोयाबीन, ठीक। आपका जई हो गया, सोयाबीन, इनमें जो है आधारी बीज के लिए कितनी दूरी रखते हैं, 3 मीटर दूरी रखते हैं। अगर बात करें कि प्रमाणित बीज, तो प्रमाणित बीज के लिए जो है भी इनके लिए जो है 3 मीटर ही दूरी रखते हैं, ठीक है। इन फसलों के लिए आधारी बीज और प्रमाणित बीज के लिए जो दूरी है सेम रखते हैं, ठीक है। प्रमाणित बीज के लिए जो है दूरी कितनी रखते हैं, 3 मीटर, और आधारी बीज के लिए भी जो है 3 मीटर दूरी रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। कब की थी, वो 1665 में। कब की थी, 1665 में की थी। तो आप लोग ध्यान से सुनना, हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं फादरों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की 1665 में।
भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वाटसन को। और अगर वर्ड में बात करें तो इंटेंडो बेरी को। ठीक है। फिर उसके बाद जो है कोशिका वंश सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका वंश सिद्धांत जो है किसने दिया था? रुडोल्फ विर्ची ने। ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? कोशिका वंश सिद्धांत। ठीक है। कोशिका वंश सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया था रुडोल्फ विर्ची ने। ठीक है। फिर विश्व में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो विश्व में पादप रोग विज्ञान के जनक है एंटोन डी बेरी। ठीक है। पादप रोग विज्ञान के जनक। ठीक है। विश्व में। और भारत में जो है बेटसन है। भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो बेटसन है। और वर्ल्ड में जो है एंटोन डी बेरी है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। और काफ़ी पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज किसने की थी? तो जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक को जो है कोशिका का मैनेजर कहा जाता है, कोशिका का कंट्रोलर कहा जाता है और कोशिका का डायरेक्टर भी जो है केंद्रक को कहा जाता है। देखो, कोशिका वंश सिद्धांत जो है रुडोल्फ विर्ची ने दिया था। अगर पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका जो सिद्धांत है एमजे स्लेडन। किसने दिया था? एमजे स्लेडन। ठीक है। किसने दिया था? एमजे स्लेडन व स्वान ने। ठीक, दो वैज्ञानिक जो मिलकर जो है कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है। अगर पूछे कोशिका वंश सिद्धांत तो रुडोल्फ विर्ची ने दिया था। कोशिका सिद्धांत एमजे स्लेडन व स्वान ने दिया था। ठीक है। कब दिया था? 1838-39 में। ठीक है। ये भी सन भी आपको याद रखना। 1838-39 में जो है दिया था। ठीक है। और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था? 1833 में। कब किया था? 1833 में। ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों एजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है। अगर बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को जो है क्या कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को जो है किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल। ठीक है। किचन ऑफ द सेल जो है क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ठीक है। फिर आपका है ल्यूकोप्लास्ट। देखो, ल्यूकोप्लास्ट जो है मुख्यतः रंगहीन होते हैं। ठीक। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है एलेउरोप्लास्ट और तीसरा होता है एलाइओप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट होता है यहाँ पर लिख देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमाइलोप्लास्ट। ठीक है। एमाइलोप्लास्ट में जो है कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित करता है। ठीक है। यानी कि एमाइलोप्लास्ट में जो है कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है। ठीक है। फिर दूसरा आता है एलेउरोप्लास्ट। कौन सा आता है? एलेउरोप्लास्ट। ठीक है। इसमें जो है क्या होता है? इसमें जो है प्रोटीन का स्टोरेज होता है। ठीक है। प्रोटीन का जो है संग्रहित करता है। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा होता है इसमें एलाइरोप्लास्ट। क्या होता है? एलाइरोप्लास्ट। ठीक है। ये जो है क्या करता है? ये वसा और तेल को स्टोरेज करता है। ठीक है। तेल व वसा का जो है संग्रहित करता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लोरोप्लास्ट को जो है किचन ऑफ द सेल कहा जाता है।
ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला एमाइलोप्लास्ट, इसमें एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है, ठीक। एमाइलोप्लास्ट जो है कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है। फिर उसके बाद दूसरा है इसका एलेओरोप्लास्ट। एलेओरोप्लास्ट जो है प्रोटीन को संग्रहित करता है। और एलाइओप्लास्ट जो है वसा और तेल को संग्रहित करता है। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है सी बेंडा ने दिया था, ठीक है। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया शब्द, इस शब्द जो है किसने दिया था, सी बेंडा ने, ठीक है, सी बेंडा ने दिया था। और खोज जो है इसकी अल्टमैन ने की थी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमैन ने, ठीक है। अल्टमैन ने जो है इसकी खोज की थी। और पहली बार जो है इसे किसने देखा था, तो पहली बार जो है कोलकर ने जो है इसे 1880 में देखा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है सी बेंडा ने दिया, इसकी खोज जो है अल्टमैन ने की। और माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जो है कोलकर ने देखा था 1880 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 कि वंडर क्रॉप किस फसल को कहा जाता है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन एजीटीए में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एजीटीए जो 9 अगस्त को पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था वंडर क्रॉप किस फसल को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोयाबीन को। किसे कहा जाता है, सोयाबीन को जो है वंडर क्रॉप कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि सफ़ेद टेग किस बीज से संबंधित है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, जो वाइट टेग है किस में देखने को मिलता है, फाउंडेशन सीड में, ठीक है। किस में देखने को मिलता है, फाउंडेशन सीड में। और इस टेग का जो साइज है कितना होता है, 15x7.5 सेंटीमीटर इसका जो है साइज होता है, ठीक है। और फाउंडेशन सीड में जो जेनेटिक प्योरिटी है, जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी कितना होता है, देखो फाउंडेशन में होता है 99.5%, ठीक है। और फिजिकल प्योरिटी जो है 98% होता है, कितना होता है, 98% होता है, ठीक है। और अगर बात करें न्यूक्लियस सीड, तो न्यूक्लियस सीड में जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100% होता है। न्यूक्लियस सीड में कोई टैग नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है सर्टिफाइड। सर्टिफाइड में जो टैग होता है कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सर्टिफाइड में जो टैग है कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रीडर में जो है आपका गोल्डन येलो होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रीडर में होता है गोल्डन येलो, ठीक है, टैग। तो हमने यहाँ पर जो है क्या क्या देखा, सफ़ेद टैग किस में होता है, फाउंडेशन सीड में। ब्रीडर में होता है गोल्डन येलो। और सर्टिफाइड सीड में ब्लू होता है। न्यूक्लियस में कोई सीड टैग नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 कि सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है। सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कपास को जो है सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास को ही जो है रेशों का राजा भी कहा जाता है। रेशों का राजा किसे कहा जाता है, कपास को, ठीक है। और कपास को ही सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, ठीक है। बात करें फिर जूट, जूट को जो है गोल्डन फाइबर, क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर, ठीक है, सुनहरा रेशा कहा जाता है, ठीक। सोयाबीन को वंडर क्रॉप जो है सोयाबीन को कहा जाता है, ठीक है। और कपास, सोयाबीन, जूट, ठीक, ये हो गया। अगर बात करें कपास के बारे में थोड़ा सा, तो कपास का जो बॉटनिकल नेम हो क्या है, गॉसिपियम स्पीसीज होता है। कपास की जो फैमिली है वो है मालवेसी। और कपास में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक पाया जाता है 2N26 जो कि देसी कपास होता है, और पाया जाता है 2N52 जो कि अमेरिकन कपास होता है, ठीक है। अगर बात करें कपास का ओरिजिन प्लेस क्या है, तो भारत है। इसमें अंकुरन जो है एपीजियल पाया जाता है। और इसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट है 550 ml होता है, ठीक है।
वाटर रिक्वायरमेंट जो है 550 ml होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अलंकार किस फसल की किस्म है। अलंकार किस फसल की किस्म, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछी भी जाती है। तो अलंकार जो है आलू की वैरायटी है। किसकी है? आलू की वैरायटी है। ठीक है, तो देखते हैं आलू के बारे में थोड़ा सा। आलू का जो बोटनिकल नेम है वो क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है इसका बोटनिकल नेम? इसका जो बोटनिकल नेम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, इसका बोटनिकल नेम है। इसकी फैमिली क्या है? तो इसकी फैमिली जो है सोलेनेसी। क्या है? सोलेनेसी इसकी फैमिली है। ठीक है, और अगर बात करें इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, यानी कि इसका जो ओपी है दक्षिण अमेरिका। इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? दक्षिण अमेरिका जो है इसका ओरिजिन प्लेस है। और इसमें जो एक देखने को मिलता है हरापन। ठीक है, तो हरापन आलू का किसके कारण होता है? हरापन जो है सोलेनिन के कारण। सोलेनिन के कारण जो है आलू में हरापन देखने को मिलता है। और इसमें टेक्निक होती है सीड प्लांट तकनीक। ठीक, कौन सी? आलू में होती है सीड प्लांट तकनीक। तो सीड प्लांट तकनीक किसने विकसित किया था? पुष्कर नाथ ने। किसने विकसित किया था? पुष्कर नाथ ने। ठीक है, आलू में सीड प्लांट तकनीक जो है पुष्कर नाथ ने विकसित किया था। कब किया था? 1967 में। 1967 में जो है विकसित किया था।